बाकी जो जातियां हैं वो संविधान को कम समझती हैं, भगवान को ज्यादा समझती हैं। संविधान पढ़ने लगे तो हम अध्यापक से अधिकारी बन गए, सिपाही से कप्तान बन गए, गांव के प्रधान बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंच गए। लेकिन हरिजनों की बस्तियों में जाता नहीं, मैं चमारों की बस्ती में जाता। वो जो मेरा व्यक्तिगत आदेश था कि प्रत्येक गांव में चमार बस्ती शब्द नहीं है, प्रत्येक गांव में दलित बस्ती के निकट आधा एकड़ जमीन अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित की जाए। मैंने उसको नजदीक से देखा है कि बहुत सारे दलित बस्तियों में ऐसी बस्तियां हैं जहां दरवाजे पर 5 आदमी को खड़ा होने की जगह नहीं है। की मूर्ति थी, हरिजनों की बस्ती में क्यों लगाई है? फिर हरिजन बार बार तो सुधार करिए, नहीं तो इसको काटिए। सारी बोलिए पहले, हरिजन शब्द मैं नहीं बोलूं। चमार शब्द जो है इसी पे बात विवाद हो जाता है। तो आप बोलिए कि हमारे जो चमार करने पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब होता है सचिन, आपको पता नहीं है, हरिजन माने होता है हरामी की औलाद। दक्षिण भारत में एक देवदासी प्रथा है, पढ़ना लिखना चाहिए। दक्षिण भारत के अंदर देवदासी प्रथा है, जहाँ पहली संतान होती है तो मंदिर को दान कर दी जाती है, और जब वो लड़के होते हैं तो कुछ एवज में पैसा देकर उन्हें वापस ले लिया जाता है, और लड़कियां होती हैं तो मंदिर के लिए छोड़ दी जाती है। तो मंदिर की सेवा सत्कार करती हैं, सयानी होती हैं, तो वहाँ के पंडित पुजारी भोग विलास करते हैं और उनसे संतान पैदा होती है। तो नाम किसका देंगे? वो बोल देते हैं हरिजन है, भगवान की औलाद है। पूछा ही लोग हरिजन क्यों है? अगर हम भगवान की औलाद है तो बाकी क्या गधे की औलाद है? अगर कोई बाबा साहब नहीं पैदा हुए होते तो चमारों की स्थिति आज क्या हुई होती? चमारों ही नहीं, यादव भी केवल गाय गोरू चराता है। तो चमार की बात क्यों करते हैं? तो आज भी तो ये होता है कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, या तो सिर्फ गाय भैंस चलाने के लिए होता है। आज भी क्या होता है, आज यादव भी क्लर्क से कलेक्टर बना है, चरवाही छोड़ करके पढ़ने लिखने लगा है, अध्यापक से अधिकारी बना है, और सिपाही से कप्तान बना है। ये किसी देवी देवता भगवान के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत। और आप देखो बहुत गलत पूछ रहे हैं, तो आप जाओ फिर से अध्ययन करके आना किसी दिन। ये भी मिश्रे बोलते हैं कि जिस काम को धरती के 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवियां मिलकर के जिस काम को नहीं कर पाए, अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिखा दिया। कि हरवाही चरवाही करने वाले लोग आज हुक्मरान बन गए। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राजपूतों ने ये लड़ाई लड़ी, कहीं कहीं यादवों ने ये लड़ाई लड़ी, चौहानों ने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन चमारों का ये नहीं होता है कि चमारों ने ये लड़ाई लड़ी। उनको नहीं पढ़ाया जाता, मेन स्ट्रीम से उनको साइड कर दिया जाता है। इमरजेंसी का दौर याद है आपको सर? बिल्कुल याद है, आप पैदा नहीं हुए रहे होंगे। हाँ। उस समय क्या हुआ था जब रात को इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी थी रेडियो पे? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। Hi everyone, welcome to our podcast. Today we have a very special guest with us. He was the minister in a UP government before, and right now he is the MLA of our area. Please welcome Mr. Rajendra Kumar. Thank you so much for coming to our show. क्या हाल चाल है सर जी? ठीक है। क्या चल रहा है? बस हम लोग तैयारी में लगे हैं कि 2027 में अपने नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। सरकार बनाने की दिशा में हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं। हमारा लगभग 42 साल का राजनीतिक कैरियर है, जिसमें 35 वर्ष तक तो लगातार मैंने अपने समाज में समय दिया, सबके साथ साथ अपने समाज में समय दिया। इसलिए हर गांव में हमारी अपनी टीम है, हमारे व्यक्तिगत लोग हैं, और मैं जहां भी रहता हूं हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। इसके अलावा भी जो मुल्क की हालात है, जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को बदलने का ऐलान कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, इस बात को हमारे लोग भली भांति समझ रहे हैं, और समझ करके
वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी बचाना बाद की बात है, संविधान बचाना पहले है। संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी, पार्टी जब संविधान बचेगा तो पार्टी भी बचेगी और नेता भी बचेंगे। संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो न कोई पार्टी रहेगी न कोई नेता रहेगा। इसलिए जिस संविधान के ताकत के बल पर हम गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, सब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको और इस देश की 65 करोड़ नारियों को सर उठाकर चलने का मौका मिला, सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिला, दुनिया के दौर में आगे बढ़ने का मौका मिला, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनने का मौका मिला, गांव का प्रधान बनने का मौका मिला, मुखिया, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वो ताकत है संविधान की। इसलिए हम किसी भी सूरत में संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। यह हमारे लोगों की सोच है और ये बात उनको बताने में हम लोग लगे हुए हैं। पहले संविधान बचाओ, नेता और पार्टी तो जब संविधान बचेगा तभी बच पाएंगे। अच्छा सर, एक दलित के लिए संविधान क्या होता है? संविधान दलित के लिए नहीं होता है। नहीं, एक संविधान देश के लिए होता है। संविधान देश के लिए होता है। दलित संविधान की महत्ता को गंभीरता से समझता है। बाकी जो जातियां हैं वो संविधान को कम समझती हैं, भगवान को ज्यादा समझती हैं। हाँ, यही था मेरा। वो संविधान को समझती तो हमेशा शासन में रहती। जो दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक जातियां हैं वो संविधान को समझती तो हमेशा शासन में रहती। तो भगवान के चक्कर में वो गुलाम बनती जा रही हैं, लेकिन संविधान समझ नहीं पा रही। तो भगवान जरूरी है कि संविधान जरूरी है? संविधान रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। जब तक हम भगवान के पीछे पड़े रहे, स्कूल का मुंह नहीं देख पाए। जब संविधान आया, संविधान पढ़ने लगे तो हम अध्यापक से अधिकारी बन गए, सिपाही से कप्तान बन गए, गांव के प्रधान बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंच गए। लेकिन आज वही अलग चल रहा है, हिंदुत्व चल रहा है। पहले लोग हिंदुत्व को मान रहे हैं, फिर संविधान को मान रहे हैं। धर्म का धंधा, धर्म एक धंधा है। धर्म के आड़ में राजनीतिक धंधा करके लोग सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये डिप्रेस्ड जातियां समझ नहीं पा रही। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर इंसानियत का खून करके राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं, और वो रात दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों की आंख नहीं खुल रही है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब लोग संविधान को धीरे धीरे समझने लगे। अब जो भी पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो संविधान की गरिमा और महत्व को समझ रही है, और उसको पता है कि संविधान बचेगा तो हमारा वजूद बचेगा, नहीं तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, मैं आपके बारे में जैसे सर्च कर रहा था मीडिया पे, तो हमें लगा कि आपने हरिजनों की बस्ती में, दलित बस्तियों में अम्बेडकर पार्क बनवाया। हरिजनों की बस्तियों में जाता नहीं, मैं चमारों की बस्ती में जाता हूँ। चमारों की बस्ती में आपने अम्बेडकर पार्क के लिए जमीन पास कराया। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि केवल चमारों की बस्ती में ही आपने अम्बेडकर पार्क बनवाए? ये तो आज भी अम्बेडकर को अगर कोई समझता है, दिल से मानता है, जानता है, तो दलित बिरादरी में चमार जाती है। वो जो मेरा व्यक्तिगत आदेश था कि प्रत्येक गांव में चमार बस्ती शब्द नहीं है, प्रत्येक गांव में दलित बस्ती के निकट आधा एकड़ जमीन अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित की जाए, और वो आदेश पारित हो गया, और आज भी छूट रहा है जहां चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। मैंने उसको नजदीक से देखा है कि बहुत सारे दलित बस्तियों में ऐसी बस्तियां हैं जहां दरवाजे पर 5 आदमी को खड़ा होने की जगह नहीं है। तो इस सोच के तहत ये अम्बेडकर पार्क छोड़ा गया, या छोड़ने की स्कीम को लागू किया गया कि कम से कम एक सार्वजनिक स्थान होगा जहां कोई भी सभा सोसाइटी हो, शादी विवाह हो, या महापुरुषों की जयंती हो, या सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, या अधिकारी कर्मचारी कोई वहां कोई मीटिंग करना चाहे तो उनको जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इस उद्देश्य से उस स्थान को छोड़ा गया।
तो ये तो हर समाज के लोगों में चाहिए, हर बस्ती में चाहिए, यादव बस्ती में भी चाहिए, यादव बस्ती राजभर में बस्ती कहीं में भी नहीं चाहिए। मिलेगा क्योंकि दरवाजे पर 10 गज जमीन ना हो, लेकिन चमार बस्ती में 99% लोगों के दरवाजे पर मिलेगा, जहां 10 गज जमीन उनके दरवाजे पर नहीं है। ये जो चलता आ रहा है शुरू से, बहन जी भी शासन में रही, मुलायम सिंह यादव जी भी शासन में रहे, अखिलेश यादव जी भी शासन में रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए ये नहीं हो पाया कि एक चमारों के लिए, एक हरिजनों के दलित बस्ती में उनका एक, जैसे उनके घर के सामने जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में द्वार बोलते हैं, उसमें कुछ द्वार छोड़ा जाए। ऐसा है, चिकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत आबादी छोड़ी जाती थी, लेकिन गरीब लोग हैं तो उनके पास अतिरिक्त जमीन न होने के कारण आबादी आवास के लिए ही छोड़ी जाती थी, तो लोगों ने उसमें आवास बना लिया। तो चकबंदी प्रक्रिया में सरकार चाहे जिसकी भी रही, उसमें आबादी छोड़ी गई, लेकिन उसमें लोग आवास बना लिए। तो कोई सार्वजनिक स्थल लोगों ने सुरक्षित नहीं किया इसमें शादी विवाह या कोई सामाजिक या राजनीतिक फंक्शन हो सके। तो देखा जाता है कि आपने जब पास कराया तो वो मूर्ति भी उन्हीं की क्षेत्र में लगती है, अंबेडकर मूर्ति जो होती है बाबा साहब की, उन्हीं की क्षेत्र में लगती है। तो ये तो बदलना चाहिए ना कि अब बाबा साहब ने दिखाया तो सभी के लिए समान कार्य किए थे, ठाकुर पंडित या फिर कोई भी, या तो सभी जाति के लिए, लेकिन फिर जो हरिजन, जो उनकी मूर्ति थी, हरिजनों की बस्ती में क्यों लगाई है? फिर हरिजन भर्जन बार बार तो सुधार करिए, नहीं तो इसको काटिए। चमार बस्ती में किया जाए। अपनी सारी बोलिए पहले, हरिजन शब्द मैं नहीं बोलूंगा। हरिजन शब्द के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ, चमार शब्द जो है इसी पे बात विवाद हो जाता है। तो आप बोलिए कि हमारे जो चमार करने पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं। समाज में जब होता है सर जी, आपको पता नहीं है, हरिजन माने होता है हरामी की औलाद। हरिजन प्रभु, हरि मतलब प्रभु। दक्षिण भारत में एक देवदासी प्रथा है। हाँ, पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ, दक्षिण भारत के अंदर देवदासी प्रथा है, जहां पहली संतान होती है तो मंदिर को दान कर दी जाती है, और जब वो लड़के होते हैं तो कुछ एवज में पैसा देकर उन्हें वापस ले लिया जाता है, और लड़कियां होती हैं तो मंदिर के लिए छोड़ दी जाती है। हाँ। तो मंदिर की सेवा सत्कार करती हैं, सयानी होती हैं, तो वहां के पंडित पुजारी भोग विलास करते हैं, और उनसे संतान पैदा होती है तो नाम किसका देंगे? तो वो बोल देते हैं हरिजन है, भगवान की औलाद है। अच्छा, यानी हरिजन शब्द गलत है। उस समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर गांधी, अगर कुछ ही लोग हरिजन क्यों हैं? अगर हम भगवान की औलाद है तो बाकी क्या गधे की औलाद है? हाँ, सही। भगवान की औलाद तो सारे लोग हैं, अगर ये मानते हैं तो। हाँ, कुछ ही लोगों को हरिजन क्या औलाद क्यों कहा जाता है? इसलिए गाली दी गई। अगर कोई बाबा साहब नहीं पैदा हुए होते तो चमारों की स्थिति आज क्या हुई होती? चमारों ही नहीं, यादव भी केवल गाय गोरू चराता है। तो आज की बात क्यों करते हैं? तो आज भी तो ये होता है कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, या तो सिर्फ गाय भैंस चलाने के लिए होता है। आज भी क्या होता है, आज यादव भी क्लर्क से कलेक्टर बना है, चरवाही छोड़ करके पढ़ने लिखने लगा है, अध्यापक से अधिकारी बना है, और सिपाही से कप्तान बना है। ये किसी देवी देवता भगवान के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत होती। ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि केवल चमारों के लिए काम किया बाबा साहब डॉक्टर। यही वजह है कि डिप्रेस्ड जातियां गुलामगिरी छोड़ने को तैयार नहीं। अगर ये बाबा साहब को समझ जाती कि किसके बदौलत हम आज पढ़ लिख रहे हैं, किसके बदौलत स्कूल जाने का, सारे देवी देवता भगवान थे हमारे देश में, लेकिन हम दलितों पिछड़ों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं, मुंह नहीं दे, ये लोग स्कूल का मुंह नहीं देख पाए। पढ़ लिख करके कुर्सियों पर नहीं बैठ पाए। इस देश में इनको अच्छा खाने और पहनने का अधिकार नहीं दे पाए देवी देवता भगवान। अगर उनको मिला है तो जो कुछ मिला है संविधान के बदौलत मिला है, किसी देवी देवता भगवान की बदौलत नहीं मिला है। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम दलितों के साथ हैं, चमारों के साथ हैं। बीएसपी भी कहती है कि हम चमारों के साथ हैं। और आप देखो बहुत गलत पूछ रहे हैं, तो आप जाओ फिर से अध्ययन करके आना किसी दिन। मैं दलित लिख के लेके आया हूँ, बात ये है। हाँ, हम तो जानते नहीं थे कि चमार कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विवाह हमारे यहाँ विवाद। आपने हरिजन शब्द जो बोला ना, उस पर मैंने आपत्ति किया।
इसमें तो दलित बोला हूँ। हाँ तो लेकिन सही है ना? तो दलित को सब लोग की जरूरत है। रुक। अच्छा सर, हरिजन और दलित और चमार, इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन रहेगा? दलित समूह का नाम है, अच्छा। अनुसूचित जात समूह का नाम है, हम्म। अनुसूचित जात जनजात समूह का नाम है, बैकवर्ड समूह का नाम है, फॉरवर्ड समूह का नाम है, ये समूह है। लेकिन इस देश में दलित होने का मतलब लोग केवल चमार से जोड़ लेते हैं। हाँ। बैकवर्ड होने का मतलब केवल यादव से जोड़ लेते हैं। आज भी तमाम डिप्रेस्ड जातियां जान नहीं पाती हैं कि हम हैं कौन। विद्वानों ने कहा नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि हम हैं कौन, तब तक हम समाज को नहीं जान पाएंगे। और समाज को नहीं जान पाएंगे तो राजनीति को नहीं जान पाएंगे। राजनीति को नहीं जान पाएंगे तो गुलामगिरी को नहीं जान पाएंगे। और गुलामगिरी को नहीं जान पाएंगे तो गुलामगिरी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बैकवर्ड जातियां संघर्ष नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये जानती नहीं कि हमको गुलाम किसने बनाया या गुलामगिरी क्या होती है। एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, चोरी चमारी। ये गांव की भाषा है। धरती पर अकेले चमार और महार, यही दो कौमें हैं जो इस व्यवस्था से लड़ती हैं। सारी कौमें चाहे जितनी ताकतवर हो, जाकर उनके सामने माथा टेक देती हैं, घुटने गिर पर टेक देती हैं। उनकी मर्जी के बगैर, चाहे जितना बड़ा यादव हो, उनकी मर्जी के बगैर अपने घर में नहीं जा सकता, अपने बेटे का नाम नहीं रख सकता, अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। और चमार एक है कि सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय लगन चल रही है ना, इस समय हमारे लोगों की लगन चल रही है। वहां कोई अतरा पतरा इसका कोई मतलब नहीं है। गए अपना बौद्ध रीति से शादी कराए, शादी कराकर घर आए, खुशी खुशी जीवन जी रहे। अच्छा सर, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। इसलिए महिलाओं को पता नहीं है कि सम्मान क्या होता है। आज भी फॉरवर्ड की महिलाएं मंदिर जाती है, सवेरे उठकर नहा धोकर के टोकरी में फूल लेकर के, लोटा में जल लेकर के मंदिर जाती हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि हमको इस दास्ता से मुक्ति किसने दिलाया। इस देश में नारियों को सिर्फ संभोग की वस्तु और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा गया था मनुस्मृति के आधार पर। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करके चूल्हे चौखट से बाहर निकाल करके उनको अध्यापक से अधिकारी बनाया, और प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, मुख्यमंत्री बनी, कलेक्टर से कलेक्टर बनी, सिपाही से कप्तान बनी। जिस दिन नारियां ये जान जाए ये देवी देवता भगवान के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत और विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत हम लोग आज सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, तो मंदिर जाना छोड़ देंगे। उसी मनुस्मृति को कोई बोलता है कि ये शाश्वत संविधान है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस देश के बहुजन समाज को, पीडीए समाज को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, वो उसे शाश्वत संविधान मानते हैं। स्त्री शूद्र न दियता, मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहिए। सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, उसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, न शिक्षा का, न संपत्ति का, न सम्मान का। स्त्री शूद्रो न ध्यताम, उसका मतलब यही है कि स्त्रियों को और शूद्रों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तो मान गए कि हम शूद्र हैं, लेकिन गांव में बैठा हुआ यादव या बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड है, वो जान ही नहीं पाता कि हम हैं कौन। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकेगा, यह एहसास कराने की जरूरत है कि तुम हो कौन। अच्छा सर, हम जैसे नॉर्मल मिलते हैं तो
आपस में आजकल की बोलचाल में बोलते हैं कि जैसे राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और एक दलित आपस में मिलते हैं तो, चमार आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं कि जय भीम। तो जय भीम का मतलब क्या है? जय भीम इसलिए बोलते हैं कि जिस काम को धरती के 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवियां मिलकर के जिस काम को नहीं कर पाए, अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिखा दिया कि हरवाही चरवाही करने वाले लोग आज हुक्मरान बन गए, प्रधान बन गए, मुखिया बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए हम उनकी जय करते हैं कि ये देवी देवताओं के बदौलत नहीं, भगवान के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत हुआ और बाबा साहब के बदौलत हुआ। इसलिए हम उनकी जय भीम करते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राजपूतों ने ये लड़ाई लड़ी, कहीं कहीं यादवों ने ये लड़ाई लड़ी, चौहानों ने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन चमारों का ये नहीं होता है कि चमारों ने ये लड़ाई लड़ी। उनको नहीं पढ़ाया जाता, मेन स्ट्रीम से उनको साइड कर दिया जाता है। जानबूझकर नहीं पढ़ाया जाता कि चमारी एक ऐसी कौम है जो उनके हर मोर्चे पर विरोध करती है। बाकी सारी जातियां समझौतावादी हैं। आप लोग तो इतने खुश हो कि गंगा जल के स्थान पर नया एक पवित्र जल आ गया है जो इटावा से निकला है, वो फिल्टर किया हुआ जल, उसको छिड़क कर आप लोग पवित्र हो जा रहे हो और खुश हो गए हो। फिल्टर वाला जल मालूम है ना? 2 यादव जो कथा कह रहे थे, अच्छा, चुरकी जो काटी गई, चुरकी काटी गई और पंडिताइन के मूत्र से उनको पवित्र किया गया, तो वो फिल्टर वाला जल था। तो आप लोग खुश हुए कि कोई बात नहीं, फिल्टर वाला है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो एक तो वो गलत हुआ था कि सही हुआ था? ये तो बैकवर्ड जातियों को समझना चाहिए कि वो गलत है कि सही है। केवल अकेले दलित समझता है कि ये घोर अपमान है, अपमान नहीं, घोर अपमान है। गलती की तो बात है, छोड़ दीजिए, कितनी गलत है। आज भी बाबा साहब की मूर्तियां जो होती हैं, जो लगी रहती हैं, तोड़ देते हैं लोग। तो आखिर एक जननायक से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी मूर्ति प्रॉब्लम है? अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं होते, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते, मायावती महिला होकर मुख्यमंत्री नहीं होती, ममता जी मुख्यमंत्री नहीं होती, इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं होती, वो जो राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं होती। ये लोग आज भी हरवाए चरवाए होते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते। यही डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने इन लोगों को नबदान से निकाल करके मैदान में खड़ा किया, मैदान से आसमान में पहुंचा दिया, अर्थात अध्यापक से अधिकारी बना दिया, कलेक्टर से कलेक्टर बना दिया, प्रधान से प्रधानमंत्री बना दिया। तो लोग उनके जो योगदान था क्यों नहीं मानते हैं? बस हरिजन क्यों उसके लिए लड़ाई लड़ता है? इसलिए नहीं मानते हैं, ये मानसिक रूप से पूरी तरह गुलाम है। जो बैकवर्ड जातियां हैं मानसिक रूप से पूरी तरह गुलाम है। विद्वानों ने कहा स्वतंत्र चिंतन के अभाव में वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सकता। मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। और जब तक उनको आप बताएंगे नहीं कि हम किसके बदौलत यहां पहुंचे हैं, तब तक वो जहां के तहां उसी गुलामगिरी में जीते रहे। ये पढ़े एक रात दिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी लगे हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर मैंने कहा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी समझा रहे हैं, लेकिन कई % लोग समझ रहे, नहीं समझ रहे। मगर कथा कहा है आपके घर शादी नहीं होगी, मगर पूरे पूजा कहा है आप घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हमन के तो कोनो कथा ना कहा थे, क्या नसबंदी ना कराओ जाए तो फौज खड़ी हुई। कथा में ताकत होती तो बाकी लोग जो नहीं कथा कहते हैं उनकी संतानें नहीं होती, और वो मास्टर डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं होते। इमरजेंसी का दौर याद है आपको सर? बिल्कुल याद है, आप पैदा नहीं हुए रहे होंगे। हाँ। उस समय क्या हुआ था जब रात को इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी थी रेडियो पे? उस समय लोगों को ये लगा कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में। जब इस बात को लोगों ने जाना, तैयारी की, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश में बगावत हुई,
कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन आज खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान जलाया जा रहा है, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं। इसलिए कुछ समय लोकतंत्र था, इमरजेंसी के बाद भी लोकतंत्र था, इसलिए लोग बोल रहे थे। आज लोकतंत्र खत्म कर दिया गया अंदर से। तो जब लोकतंत्र खत्म कर दिया जा रहा है तो एक विशेष जो कांशीराम साहब बोलते थे कि जो कलम होती है, कलम की जो पूरा ये पार्ट होता है, ये समाज हमारा होता है, ऊपर से कवर कोई और लगा देता है। तो जब हमारा समाज इतना बड़ा है तो संविधान जो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्यों नहीं लोग बदल रहे हैं? इसी के लिए जरूरत है कि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसको समझाए, लोगों को बताए, चौहान को बताए, राजभर को बताए, मल्लाह को बताए, लोहार को बताए, कुम्हार को बताए, कहार को बताए, नाई धोबी चमार पाछी धोबी दानू टोमू चार तत्काल बहिर गलेरी कुर्मी केवट कहार को बताए, कोयरी काछी को बताए, सबको बताए। 6743 जाति वालों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा वजूद खतरे में है, तुमको गुलाम बनाने की तैयारी है। यदि समय रहते नहीं जगे तो तुम गुलाम बन जाओगे और आने वाली पीढ़ियों को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जरूरत है बताने की, जन जागरण चलाने की, अभियान चलाने की, जगह जगह गोष्ठी करने की, वैचारिक क्रांति को लोगों तक पहुंचाने की, इसकी जरूरत है। तो सर मुट्ठी भर वाले जो लोग रहते हैं कैसे हर जगह हर क्षेत्र में काबू हो जाते हैं, काबू पाए जाते हैं? इसलिए काबू हो जाते हैं कि उनके मानने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि वो भगवान को हथियार बनाए। भगवान का जब सब नाम आता है तो बैकवर्ड जातियां पूरी तरह से चोक ले लेती हैं, भगवान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनको भगवान के नाम पर डरा दिया जाता है तो सारा उनका आत्मबल वहीं खत्म हो जाता है। और चमार एक ऐसी बिरादरी है जो भगवान से डरती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो तुम अगर दुनिया के मालिक हो, दास और गुलाम तुमने क्यों बनाया? इमरजेंसी की जब दौर लगा था, अगली सुबह अखबार आया था? इमरजेंसी की अगली सुबह अखबार आया था आपके यहाँ? अरे हम लोग गांव में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे। अच्छा, उस समय 9th क्लास में थे आप? तो अखबार आता था। अच्छा, कैसी सुबह थी मैं जानना चाहता हूँ। जैसे इमरजेंसी रात को इंदिरा गांधी जी ने घोषित करी है कि इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसकी अगली सुबह कैसी थी? गांव जाते जाते कई सुबह बीत गई, चर्चा हुई, अब कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये चर्चा हुई, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। क्या क्या थी? जो सामान हर दुकान पर रेट लिखा रहता था कि ये सामान 1 रुपया 20 पैसे का है, तो दुकानदार 21 पैसा नहीं ले सकता था। यहाँ क्या है कि अघोषित इमरजेंसी के दौरान जो जितना लूट ले उसको छूट है। उस इमरजेंसी और इस इमरजेंसी से तुलना करते हैं तो वो इमरजेंसी इस इमरजेंसी से लाख गुना बेहतर थी। अच्छा, मेरी समझ से, मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करता हूं। कम से कम गरीब आदमी को रोटी चाहिए तो राशन सस्ते मूल्य पर मिलता था, गुड़ सस्ते मूल्य पर मिलता था, चावल सस्ते मूल्य पर मिलता था, रेट निर्धारित था। अगर 1 रुपया 25 पैसा चावल का रेट है तो 26 पैसा नहीं ले सकते। कुछ मामले में तो बहुत कुछ ठीक था। लेकिन आज क्या है? आज सोने की स्थिति है कि गरीब आदमी अपनी बेटी की विदाई में चाहे कि हम उसको फुरौरी दे दे, नहीं दे पाएगा। तो सोना खरीदने के लिए भी मना कर दिया उन्होंने। हाँ, तो मना इसलिए कर दिया कि अडानी अंबानी का जो माल बन रहा है, सब सारा सोना वहां जाएगा और वहां जिस रेट पर वो देंगे, जिसको जरूरत होगी, जिसके पास पैसा होगा वो लेगा।
मैं आ रहा था तो हमको 100 रुपए का पेट्रोल मिला है, क्या बोलेंगे आप इस पे? 100 रुपए से ज्यादा दिया ही नहीं उसने। यही तो अच्छे दिन की पहचान है। इसी अच्छे दिन के लिए इस देश की जनता ने इनको चुना था कि अच्छे दिन आएंगे और 54 रुपया वाला पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा, तो 35 के बजाय 100 रुपया हो गया तो भी लोग खुशी मना रहे हैं, तो भी आंख नहीं खुल रही है। सोना जो इमरजेंसी के दौरान, छोड़िए इमरजेंसी की बात, अभी कांग्रेस के रिव्यू में 2014 में जो 18,000 रुपये था, आज 1.5 लाख रुपया से ऊपर हो गया भरी। कौन गरीब है जो अपनी बेटी को एक फुरूरी देगा? फुरूरी जानते हैं, ऊपर जो नाक में लगती है ना, ऊपर नाक के ऊपर ही भाग हो लगती है। हाँ, अच्छा, ऊपर यहाँ इधर से होती है तो उसको तो झूलन ही ना, तुरी क्या बोलते हैं? अच्छा, जो लुट गई तो झूलन ही बोलते हैं, जो ऊपर रहती है उसको फुरहरी। हाँ, इधर जो लटकी रहती है उसको नकबुज्जी बोलते हैं। अब तो खत्म हो गया चलन। हाँ, हमारी दादी उदी पहनती थी ऐसे, दादी उदी लोग अभी कहीं कहीं पहनती है। हाँ, अब वो नहीं दे सकते। ये प्लानिंग है। फिर से आपको, हम सब लोगों को, सारी बैकवर्ड जातियों को गुलाम बनाने की तैयारी है। और समय रहते हम सारी बैकवर्ड जातियां अगर नहीं सोच पाए तो गुलाम बनने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, रोने धोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। आप सर 2014 के बाद भी नेता थे, और 2014 के बाद, तो 2014 के बाद जब आप आंदोलन करते थे तो पुलिस किस तरह से बिहेव करती थी, और अब पुलिस किस तरह से बिहेव करती है आंदोलनकारियों के साथ? 2014 से पहले करते थे तो पुलिस आंदोलनकारियों को बस में बैठाती थी, ले जाकर के कहीं छोड़ देती थी या मुचलका पर छोड़ देती थी। अब उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखा जा रहा है। ये राजतंत्र का गुण है कि राजा के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, संविधान के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। ऐसा हो रहा है। अच्छा सर, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको क्या लगती है, कौन सी है जो सबसे बड़ी समस्या हो सकती है? सबसे बड़ी समस्या असमानता है, भेदभाव, गैर बराबरी है, छुआछूत है, भेदभाव है, अमीरी गरीबी है, जुल्म जाति अन्याय अत्याचार है। ये सारी एक सीमा के सब परिधि के अंदर आते हैं। आपसे, आपके समाज, आपसे, आपके घर वालों से क्या शिकायत रहती है? मुझसे किसी की कोई शिकायत नहीं रहती है। आपके लड़के और के नाती होती है जो शिकायत उसकी रहती है जो मुझे समझ नहीं पाता है। लेट घर आते हैं, समाज में घूमते हैं। मैं जब घर छोड़ा 15 अगस्त 84 को, तो उस दिन वालों, उसी दिन मैंने बता दिया कि भाई हमारे न आने का समय होगा न खाने का समय होगा, न हमारा कोई इंतजार करेगा कि आएंगे तो साथ में खाएंगे। हमारा खाना आप लोग रख देना, हम आएंगे तो खाएंगे। ज्यादातर तो 90% हम गांव में घूमते थे, लोगों को जगाते थे, जहां रात हो जाती थी वहीं मीटिंग करते थे, वहीं बाटी चोखा बनता था, वहीं खाकर सो जाते थे। अच्छा सर, कर्म का फल मिलता है कि ज्ञान का? हमें शुरू से ये पढ़ाया जाता था कि कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल तो मिलता है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन गीता वाला जो कर्म है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, सुख लाभ की इच्छा मत करो, सुख की इच्छा मत करो, तो उद्देश्य विहीन कर्म कभी फलित हो ही नहीं सकता। इसलिए जब लक्ष्य बना करके काम करेगा कि हमें कुछ बनना है, तो उसी हिसाब से वो मेहनत करेगा, उसी हिसाब से काम करेगा। जब उसी हिसाब से काम करेगा तो उसको लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा तो लक्ष्मी भी आएगी। लक्ष्य मिलेगा तो लक्ष्मी अपने आप घर चली आएगी। अच्छा सर, एक सबसे बड़ी आदत जो किसी इंसान को सक्सेस बनाती है किसी भी क्षेत्र में, क्या जी? कोई आदत जो किसी इंसान को सक्सेस बनाती है उसके अपने क्षेत्र में?
आदमी जिस काम में लगा है उस काम को निष्ठा ईमानदारी से करे, वो जरूर कामयाब होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर वो काम करता है तो जरूर उसका लक्ष्य मिलेगा, उद्देश्य उसका पूरा होगा। आप नेता विरोधी दल के लिए भी चुने जा रहे थे। अब ये मुझे मालूम नहीं, ये तो हमारे नेता जानते होंगे। मीडिया से मैंने पता चला। ये हमारे नेता जानते होंगे, और हम शुरू से इस बात के कायल हैं, चाहे हम बसपा में रहे चाहे सपा में हैं, कि मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, अपने नेता का एक वफादार कार्यकर्ता हूं। मुझे नेता द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मुझमें उसका निष्ठा ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं इस ख्याल का आदमी हूं। आज से मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ एक बात बोलूंगा कि आज से मैं जो अपने चमार भाई थे उनको मैं दलित बोलता था, हरिजन बोलता था, लेकिन आज से मैं इस शब्द दलित बोलने में कोई इतराज नहीं है। हाँ। लेकिन जब हरिजन शब्द बोलेंगे ये गाली है। हरिजन को मैं आज से त्याग करता हूं, चमार बोलूंगा आज से। लेकिन सर जानते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में थे, अगर हमारे दोस्त थे, उनको अगर मैं चमार बोलता था वो अलग दृष्टि से हमको देखते थे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं। अब वो भिड़ जाते थे हम अपने। इसीलिए एक कॉमन शब्द जो निकाला गया, दलित शब्द निकाला गया, तो कि दलित कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। हरिजन मिस गाली, आज से इस शब्द का मैं त्याग करता हूं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे साथ आप टाइम बिताए, इसमें हमको काफी कुछ सीखने के लिए मिला। हरिजन शब्द का त्याग किया आज मैंने आपके साथ। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं।